हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था और ये सीरीज किसकी चल रही है? क्लास सिक्स की सीरीज चल रही है, जिसके क्रम में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, फिर दूसरा किया। आज हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि पहला और दूसरा चैप्टर आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको पहले कंप्लीट देख लीजिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर देखिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्रम में। तो तीसरे चैप्टर का नाम है अपना ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अब देखिए, जहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको नोट करते जाना है। तो आता है पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? तो भूआब या फिर जियोइड कहते हैं। तो पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? भूआब, जिसे हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। जियोइड याद कर लीजिए, इतने में हो जाएगा, क्योंकि पेपर के साइड में हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, तो हिंदी में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए जियोइड याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो भूआब का अर्थ क्या होता है? जियोइड का पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए ग्लोब को देखते हैं। तो ग्लोब क्या है? ये बना है ग्लोब। तो देखिए, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये जैसे गोल गोल बना है, इसका जो ऊपर का पार्ट होगा ये उत्तरी ध्रुव होगा और जो नीचे पॉइंट होगा उसको दक्षिण ध्रुव बोल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिसे हम मॉडल बोलते हैं। और ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको कुम्हार की चौक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष या धुरी पर घूमती रहती है। ठीक है, ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। अब पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण कैसे होता है? जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक गति कहते हैं। ठीक है, जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि से करते हैं तो उसे उस स्थान का वास्तविक स्थिति कहते हैं। ठीक है, वैसे सरल सा दिया है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो वास्तविक स्थिति समझ ली हमने क्या होती है। फिर आते हैं पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल, जिसे हम ग्रिड कहते हैं, द्वारा किया जाता है। इस काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर, अक्षांश को कहते हैं लैटीट्यूड, क्योंकि ये ऐसी होती हैं, और देशांतर होती हैं ऐसी, तो इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये हो जाती है अक्षांश और ये हो जाती है देशांतर। नेक्स्ट चलते हैं, अब अक्षांश समझ लेते हैं, लैटीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, ये है अपनी पृथ्वी, ये है अपनी गोल पृथ्वी समझ लीजिए। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से बीच से ऐसे जा रहा है तो ये 0 डिग्री हो जाता है। फिर ये ऐसे जाता है, इसको हम 30 डिग्री बोल देते हैं, 30 लिखा है। ठीक है, इसको बोल देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, अपनी पृथ्वी पर ऐसे समझने के लिए केवल इस तरह से लाइनें खींच दी गई हैं। काल्पनिक रेखाएं खींच नहीं दी गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं केवल मानी गई हैं। तो इन्हीं रेखाओं में तो जो बीच से जाती है उसे कहते हैं 0 डिग्री। और ये जैसी
ये जो रेखाएं हमने खींची हैं येलो कलर से, इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा होती है वो कहाँ से गुजरता है, वो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है। और 30 डिग्री फिर गुजरता है, ये ऊपर से गुजरता है, फिर यहाँ 30 डिग्री होता है। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री होता है, कौन सा 90 डिग्री होता है, ऐसे ही यहाँ 90 डिग्री होता है। इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो ऐसे ऐसे फैली होती हैं, मतलब लैटिट्यूड लेटी हुई होती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक ये बीच में हो गई, ये भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश को। तो एक रेखा ये हो गई अपनी, ठीक है। इसके ऊपर 90 होती हैं और नीचे 90 होती हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 90 दूनी 180 और 181, ये टोटल रेखाएं कितनी हो गई, 181 हो गई। लेकिन जो यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट बन जाता है उत्तरी ध्रुव में, और ऐसे ही छोटा सा पॉइंट यहाँ दक्षिणी ध्रुव में हो जाता है, तो ये बिल्कुल बिंदु मात्र की होती हैं, तो इनको रेखाएं ना मानकर बिंदु मान लिया जाता है। तो अपनी पृथ्वी पर कितने बिंदु हो जाते हैं, 2 बिंदु हो जाते हैं। जब ये 2 बिंदु हो जाते हैं तो इनको रेखाएं तो मानेंगे नहीं। तो जब उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अपनी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, अगर रेखाएं पूछ रहा है तो 181 में हम 2 घटा देंगे, मतलब 179, तो क्या हो जाएगा, 179 रेखाएं हैं। लेकिन उसने पूछी कुल कितनी अक्षांश हैं, तो कितने हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 181 हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, लगभग गोलाकार की है पृथ्वी, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहाँ से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके, किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में ऐसे 2 बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को बराबर दूरी पर बांट देती है। तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हुए है, समझ गए। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन देकर पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। इसमें अभी हमने बताया 30 अंश, 0 डिग्री, ये सब डिग्री किसको कहते हैं, अंश को कहते हैं ना, तो अंश में मापते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। अभी अभी पढ़ा, ये देखिए अक्षांश वृत्त ये जा रहा है, इन्हीं को हम अक्षांश वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त आपस में एक दूसरे से समानांतर होते हैं, इस कारण इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। अब देखिए ये जैसे खींचा गया तो इसके समांतर ही तो है, ये खींचा जा रहा है ना। तो बस वही चीज़ बोली गई है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है क्योंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। समझिए क्वेश्चन क्या बनता है इधर से। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश माना गया है क्योंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर 1/4 है। इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 अक्षांश एवं 90 दक्षिणी ध्रुव में भी होते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे जैसे हम, ये इधर से बनता है क्वेश्चन, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी
भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 40,076 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई होती है। जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तर अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश की लंबाई शून्य हो जाती है। समझ गए? वही हमने बताया ना कि बिल्कुल मात्र बिंदु के आकार की हो जाती है। अब देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ से हम आपको एक बार बता देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अब यहाँ से बता देते हैं। ये हो गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई। और यहाँ पर होती है 30 डिग्री, यहाँ पर होती है 30 डिग्री। अब ऐसे ही क्रम में बीच में, इसके बीच में लगभग इस इधर पर ये होती है 23.5 डिग्री और ये भी होती है 23.5 डिग्री। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होगी, नॉर्थ में होगी, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और जो दक्षिणी अक्षांश में होती है उसको कहते हैं हम मकर रेखा। समझ में आ गया होगा? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और जो दक्षिणी में होता है 23.5 उसको मकर रेखा कहते हैं। और जो ये कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से? भारत के बीचों बीच से। तो बस वही लिखा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, ऐसे भारत के मंच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं और 66.5 को अंटार्कटिक। तो ये जो था यहाँ पर बीच, ये जो हमने चित्र बनाया था इसमें बीच से जा रही थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से जा रही थी 23.5 थी उत्तरी और यहाँ पर भी 23.5 दक्षिणी थी। ठीक है, फिर इसके बाद जा रही थी, फिर जाती है 66.5। ठीक है, 66.5। तो उत्तरी में जो जाती है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं और जो दक्षिण में जाती है उसको अंटार्कटिक। तो बस वही लिखा है कि 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक, 66.5 दक्षिणी को अंटार्कटिक। ठीक है, अब ये कुछ याद नहीं करना है, बस यहाँ से अब देखना है। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इसकी कुल संख्या 179 होती है। हमने अभी भी बताया कि बीच में भूमध्य रेखा होती है, एक ये हो गई, ऊपर 90 होती है, नीचे 90 होती हैं। तो 90 180 हो गई। बीच में जो ये भूमध्य रेखा होती है 181 हो जाती है। लेकिन क्या होता है इसमें कि ऊपर जब ये उत्तरी ध्रुव में जाती हैं रेखाएं तो ये बिल्कुल बिंदु के आकार की हो जाती हैं, तो इसको शून्य मान लेते हैं। तो जब 2 रेखाएं शून्य हो जाएंगी तो 2 घटा देंगे तो कितनी बचेगी? 179। समझ आ गया होगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात ध्रुवों पर इनकी लंबाई शून्य हो जाती है। समझ गए होंगे? अब अभी तक हमने पढ़ा लैटिट्यूड रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब आती है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड, अभी तक अक्षांश रेखाएं ऐसी पड़ी थी, लैटिट्यूड में थी। अब जो ये रेखाएं आ जाएंगी, देशांतर रेखाएं, ये होती हैं ऐसी लॉन्गिट्यूड। कैसी? लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो देखते हैं, पृथ्वी पर किसी स्थान पर बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर है। तो कौन कौन उत्तर प्रदेश में? क्वेश्चन बनता है, इधर से नोट करिए। उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद और पीलीभीत शहर, ये दोनों एक ही अक्षांश पर है। कौन कौन? गाज़ियाबाद और पीलीभीत। तो ये एक ही अक्षांश पर है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर हैं, और इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं, जैसे उसमें माप रहे थे। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 होती है
और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए फिर समझाते हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर 360 रेखाएं खींची जाती हैं। समझ गए? अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर, इसे ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये नहीं समझ में आया होगा, हम आपको समझाते हैं। अरे हाँ, ये देखिए, ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, ये है अपनी पृथ्वी और इसके बीच से ये डाली गई रेखा, ये कौन है? 0 डिग्री। अच्छा ठीक है, इसको हटाइए, सीधे हम डायरेक्ट देशांतर ही बताते हैं। ये है पृथ्वी अपनी, ठीक है, और इस पृथ्वी पर बीच ये आई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। और इसके जस्ट पीछे तरफ, मतलब ये तो सामने हमको दिख रही है, ये सामने हमको दिख रहा है, लेकिन इसके जो पीछे रेखा होगी ऐसे गोल गोल जाएगा ना, जैसे ऊन होता है, ऊन को लपेटते हैं तो सामने तरफ तो 0 डिग्री देशांतर हो गई। अब जब पीछे तरफ जाएंगे तो उस 0 के पीछे होगी 180 अंश। 180 अंश देशांतर रेखा किसके पीछे होगी? 0 के पीछे होगी। 0 डिग्री देशांतर के पीछे 180 अंश देशांतर रेखा। समझ गए? तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 0 डिग्री देशांतर के विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होती है? तो 180 अंश देशांतर रेखा होती है। समझ गए? अब देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं देखते हैं। तो देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ऐसे पूरे ग्लोब में खिंची रहती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और इनकी टोटल संख्या होती है 180। इस तरफ होती है, इस तरफ 180 होती है, इस तरफ 180 होती है, और इस तरफ जाने पर भी 180 होती है। तो टोटल हमारी जो देशांतर रेखाएं हो जाती हैं वो हो जाती हैं, टोटल देशांतर रेखा कितनी हो जाती हैं? 360 हो जाती हैं। तो 180 इधर हो गई, 180 उधर हो गई। और जब हम अपने पृथ्वी में ये 0 डिग्री जो है ना, ये कहाँ से निकाली गई है? ये निकाली गई है कहाँ से? ये निकाली गई है लंदन से। ये जो 0 डिग्री जा रही है, इस रेखा को निकाला गया है लंदन से, लंदन के ग्रीनविच शहर से निकाली गई है। ठीक है, और जब हम इस 0 डिग्री से इधर पर जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, प्लस में जाता है, और जब हम इस तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस में जाता है, मतलब माइनस होता है। तो ये था देशांतर रेखाओं के बारे में। और देखते हैं, तो यहाँ तक तो समझ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 अंश का कोण बन सकता है। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं? 360 देशांतर रेखाएं। अभी पढ़ा है। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। यह देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाला देशांतर 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर, इसी को प्रधान यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और पृथ्वी इस रेखा के ठीक पीछे, समझिएगा, 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री देशांतर, और पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 अंश देशांतर होती है। अभी बताया हमने कि सामने हमको 0 डिग्री दिखेगी, इसके पीछे जब जाएंगे तो 180 दिखेगी। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में जाने पर, पूर्व दिशा में मतलब इस तरफ जाने पर 180 रेखाएं हैं। 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री से
इस तरफ पश्चिम तरफ जाने पर 180 तक को पश्चिम देशांतर कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। फिर आता है पृथ्वी पर 180 पूर्व और 180 पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही हैं। पृथ्वी पर 180 पूर्व और 180 पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही, मतलब कि ये 0 थी पृथ्वी पर, ये 0 थी। इधर से जब हम घूम के जाएंगे पीछे तो जो 180 अंश मिलेगा ना, जब हम इधर से भी जाएंगे पीछे तो भी वही 180 अंश मिलेगा। ये नहीं कि दो 180 अंश हो जाएं, केवल एक ही रेखा है 180 की। अगर हम इधर से जाएंगे तो 180 अंश मिलेगा, इधर से जाएंगे तो भी 180 अंश मिलेगा। तो वही बात बोला है उसने कि पृथ्वी पर 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखाएं केवल एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुव से होकर जाता है। ये ध्रुव ही थे, इन्हीं से होकर जा रही थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध में, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। अब आता है, यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से आता है अब देशांतर और समय की बात आती है। तो पृथ्वी की आकृति लगभग कैसी है? गोलाकार है। और अभी आकार बताया था, कमेंट पर छाप दो कैसा आकार है पृथ्वी का। तो इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। एक ही समय पर सूर्य उदय सभी स्थानों पर नहीं होता है। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उसकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर भी किया जाता है। यह दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पर सबसे लंबी होती है। यह यामोत्तर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ 12 बजते हैं। इस समय वहाँ का स्थानीय समय, इसलिए इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। किसी एक देशांतर पर, मतलब अगर एक रेखा ये ऐसे जा रही है पृथ्वी पर, तो इस पर जितने भी देश, महाद्वीप जो भी पड़ेंगे, एक ही टाइम होगा इस रेखा पर। यही दिया है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो अपनी पृथ्वी है ये कहाँ से कहाँ को घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अतः प्रधान यामोत्तर से पूर्व के यामोत्तर पर घूमती है। ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के यामोत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब एक चक्कर मार लेती है। अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 देशांतर है, क्योंकि एक देशांतर जब घूमती है तो 4 मिनट का टाइम लेती है। एक डिग्री जब घूमती है तो 4 मिनट का टाइम लेती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट में वो कितना डिग्री घूम जाएगी? तो 15 डिग्री घूम जाएगी। तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। मतलब 15 डिग्री का मतलब 15 गुणे 4, 15 चौको 60 मिनट, तो 15 डिग्री घूम जाती है। वही बोल रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है। 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री, यही बोला है। अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। बस वही बात लिखी है। अब आता है मानक समय एवं समय कटिबंध। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की एक समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच में 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। अतः दोनों स्थानों के
स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या से दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश का केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोलते हैं। अब देखिए, समझिए कैसे, ये क्या है, इसने क्या बता डाला, समझ में भी नहीं आया। तो देखिए, ये है अपना भारत। एक सेकेंड, केवल काम चलाऊ बनाए दे रहे हैं। ये है अपना भारत मान लीजिए, ठीक है। अपने भारत का ये छोर क्या है, सबसे पूर्वी छोर है ये, और ये छोर क्या है, सबसे पश्चिमी छोर है। और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन से खींची गई है, ठीक है। ये लंदन से खींची गई है, और ये है अपना इंडिया। तो क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। तो ये जो 0 डिग्री लंदन से खींची गई है, इधर से अपने भारत में भी एक मानक समय निर्धारित किया गया है। ये है अपना मानक समय, जिसे हम 82.5 डिग्री कहते हैं, और पूर्वी देशांतर कहते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री लंदन में खींची गई है। लंदन से ये कौन सी दिशा है, पूर्वी है, तो इसको हम कौन सी कहते हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये खींची गई है मानक समय रेखा अपने भारत की, ये बीच में है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि जो ये सबसे पूर्वी है और सबसे पश्चिमी, इन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर होता है। तो इसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मतलब भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है, तो ये 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और अगर यही पूछ लिया जाए कि ये लंदन से अपने भारत का टाइम कितने घंटे आगे या पीछे है, तो देखिए इस तरफ चल रहे हैं तो टाइम प्लस में जाएगा, अगर उस तरफ चल रहे होते तो माइनस में जाता। तो हम इस तरफ चल रहे हैं तो प्लस में जाएगा टाइम, इसलिए 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच में कितने घंटे का टाइम है, कितने घंटे का अंतराल है, तो ये है 2 घंटे का अंतराल है। कितने का, 2 घंटे का। अगर वही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 डिग्री अक्षांश जो कि लंदन में है, उससे अपने भारत के बीच में कितने घंटे का टाइम अंतराल है, तो वो है 5.5 घंटे का। बस यही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, ये आगे लिखा है, ये नहीं पढ़ा अभी हमने, तो इसको देख लेते हैं। 82.5 देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, मतलब वही लंदन से अपने भारत का टाइम। जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजेंगे, उस समय भारत की घड़ियों में 5:30 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है। फिर अब यहाँ से पूछा जाता है ये कनाडा में कितने मानक समय हैं, तो ये पूछा जाता है। तो कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। बस अब आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 अंश की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है, पढ़ चुके हैं। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 अंश पूर्वी की ओर चलें तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, और 0 डिग्री से 180 अंश पश्चिम दिशा की ओर बढ़ें तो 12 घंटे का कम हो जाता है। इस तरफ चलेंगे तो माइनस में होगा, इस तरफ चलेंगे तो 12 घंटे आगे होगा।
तो अतः 180 अंश पूर्वी देशांतर से होते हुए 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने में 24 घंटे लग जाते हैं या एक दिन का समय अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर 180 अंश देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर हम इस छोर से घूम कर उस तरफ से, मतलब यहाँ से घूमते हुए पीछे से अगर हम घूम के यही इसी छोर पर आ रहे हैं तो हमें 24 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे लग जाएंगे, कुल मिला के यही बोला है उसने। अब ये चित्र बना है तो ये है इंग्लैंड, मतलब ये लंदन है, यहाँ से है 0 डिग्री अक्षांश। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो माइनस में जाता है टाइम, अगर इस तरफ चलते हैं तो यहाँ प्लस में जाता है टाइम। ठीक है, समझ गए होंगे। तो बस अब ये जो अपने भारत की स्थिति है, देखिए ये 5.5 घंटे आगे बता रहा है। देखिए 5.5 घंटे यहाँ से ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कम टाइम होगा, यहाँ पर प्लस में टाइम होगा। नेक्स्ट, इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। जहाँ कोई देश का भूखंड 180 अंश देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ दिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई देश ऐसे ऐसे फैला हुआ है। अब देशांतर रेखा यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो ये पूरा देश है। तो ये बताइए, इधर पर टाइम अलग हो जाएगा, इधर पर टाइम, इतने से पार्ट में टाइम अलग हो जाएगा। तो इसकी सहूलियत के लिए क्या किया गया है कि इस रेखा को ऐसे न ले जाते हुए इसको ऐसा हल्का सा मोड़ दिया गया है, जिससे कि ये जो पूरा देश है, इस पूरे देश में एक ही टाइम रहे। तो बस यही चीज़ इसमें बताई गई है, थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। आता है उदाहरण के लिए, यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज़ इस रेखा को सोमवार 5 बजे पार करता है तो दूसरा रविवार सायं 5 बजे माना जाता है। इसके विपरीत यदि रात्रि रविवार को सायं 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है तो वह इस सोमवार 5 बजे माना जाएगा अपने। ठीक है, तो बस वही है। नेक्स्ट आता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विषुवत वृत्त। धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच शून्य रेखा को काल्पनिक वृत्त, विषुवत वृत्त, जो भूमध्य रेखा होती है उसी को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। कर्क वृत्त भी हमने पढ़ लिया, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में कहते हैं, और मकर रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। फिर आता है आर्कटिक वृत्त, ये भी हमने पढ़ा, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और अंटार्कटिका ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, मतलब ये 0 डिग्री बोल रहा है तो 0 डिग्री के ठीक विपरीत क्या होता है, 180 अंश। अक्षांश और देशांतर का मापन किस में करते हैं, तो ये अंश में करते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, ये बराबर होती है। जो देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है सभी बराबर होती हैं। और शून्य अंश अक्षांश बोला है, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, अब ये मिलान करने को, तो 0, इसको मिलान करना है तो 0 डिग्री को क्या कहते हैं, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी बोला है तो ये हो जाएगी मकर रेखा, और 66.5 उत्तरी को क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा चैप्टर जो तीसरा था, देशांतर और अक्षांश रेखाएं, ये क्लास 6 का कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट 4th चैप्टर में।